हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। दक्षिणा की क्लासरूम बेटा आपका मेरे साथ बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पे आज हम अपना पुराने वाला जो कंसेप्ट हमने छोड़ा था, हमने जिस कंसेप्ट को कहा था कि इस लेक्चर में शुरू करेंगे, उस कंसेप्ट को आज ऑफिशियली हम क्रेब्स साइकिल को यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बेहद मज़ेदार एक ऐसा कंसेप्ट है कि जिसको याद करना भी आसान, समझना भी आसान, और एक ऐसा कंसेप्ट जिसके मोस्ट ऑफ द बच्चों को जिस चीज़ में मोस्ट ऑफ द बच्चों को बहुत डाउट आता है, बहुत समझने में प्रॉब्लम आती है। और सबसे बड़ी बात, आज के लेक्चर में आप पूरे के पूरे सिस्टम की एसोसिएटेड कैलकुलेशंस को समझेंगे। ये चैप्टर, ये लेक्चर जो मैं अभी आज स्पेसिफिकली करवाने वाला हूँ, जो इसका ये पोर्शन है, तो काफ़ी मिसअंडरस्टूड है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप फुल फोर्स ऑफ अटेंशन से बैठिए, पूरे इंटरेस्ट, पूरे कॉन्फिडेंस से बैठिए। आपको देखिए चुटकियों में कैसे ये सारा का सारा पोर्शन समझ आ जाता है। उम्मीद तो मुझे इतनी है कि आप लोगों से कि आपको जो काम दिया था मैंने थोड़ी देर पिछले वाले लेक्चर के अंदर, वो वाला आप काम अच्छे से करके आए, निपटा के आए हैं। वो काम आपको क्या था कि इस पूरी की पूरी शॉर्ट फॉर्म को बेटा आपको याद करना है। इस शॉर्ट फॉर्म को याद करने के प्रोसेस के अंदर अब आपने को क्या करना है, जल्दी से एक बार जल्दी ओरली रिवाइज करना है। ओ सिट्रिक एसिड इज ऑफ कोर्स अ सिली स्टूपिड फनी मॉलिक्यूल। क्या था, दोबारा बोलो। ओ सिट्रिक एसिड is of course a silly stupid funny molecule। अब आप क्या काम कीजिए, आप अपनी वीडियो को स्टॉप कीजिए। इनफैक्ट मैं थोड़ी देर, 1 मिनट के लिए मैं पूरा एग्जैक्टली 1 मिनट का पॉज लेता हूँ, और इस पॉज के अंदर आप लोग क्या काम करेंगे, आप अपनी कॉपी के अंदर बिना लिखे जल्दी से लिख डालें। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इनफैक्ट बेटा लिखो इसको साथ साथ, और लिखते लिखते आप ग्लाइकोलिसिस का भी पूरा का पूरा शॉर्ट फॉर्म के साथ पूरी साइकिल साथ ही साथ लिख डालेंगे। आई विल वेट फॉर 2 मिनट्स। पहले सबसे पहले कोशिश कीजिए, जिन लोगों को याद नहीं आ रहा है, कि वो लोग अपनी शॉर्ट फॉर्म लिखे पहले, और शॉर्ट फॉर्म के साथ अपना रिएक्शन पूरा, पहले ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल दोनों। टाइम बीत रहा है बेटा, याद रखो, आई एम लाइव। चीटिंग कोई नहीं करेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। अभी के अभी मेरी पूरी कोशिश है कि आप जैसे हम क्लासरूम में याद करते हैं, तैसे वैसे ही याद कर लो। हो गया? जिन लोगों ने हुआ वीडियो पॉज किए, और आप लोग जल्दी से वीडियो पॉज करके लिखना शुरू कर दो। अब हम देखो क्या करें, जल्दी से रिवाइज करते हैं। गुड गर्लफ्रेंड फाउंड डैड गॉन बाइट पर्पल पेपर पोस्ट कार्ड एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1 6 बाइफॉस्फेट DHAP पागल 1 3 phosphoglycerate 1 3 biphospoglycerate 2 phosphoglycerate 3 phosphoglycerate 2 phosphoglycerate phosphoenol pyruvate and pyruvate done। फिर हम बात करते हैं O citric acid is of course a silly stupid funny molecule। Oxalic acid O citric citrate citric acid aconitate is isocitrate of course oxalosuccinate of course alpha ketoglutarate silly succinate succinyl coenzyme stupid succinate funny fumarate and molecule malate। बेटा ये पोर्शन है, याद रखना कुछ पोर्शन में हमें यहाँ कन्फ्यूजन होती है, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों के अंदर ए है, यहाँ पे इन दोनों में कन्फ्यूजन हो जाती है, उसको कंप्लीट करना है। और ये तो फिर एक सिंपल सी कन्फ्यूजन है, सबसे बड़ी कन्फ्यूजन होती है इन दोनों में कौन है, सक्सिनाइल कोएंजाइम और सक्सिनेट। तो याद रखना जो बड़ा है वो पहले आएगा, जिसकी हाइट ज़्यादा वो पहले आता है। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम और सक्सिनेट किसकी स्पेलिंग बड़ी है, सक्सिनाइल कोएंजाइम है, सिंपल सी हाइट बड़ी है तो आगे आएगा। इस तरीके से हम ऐसा मानते हैं, हाइट वाइज हमने इनको अरेंज किया, एग्जाम्पल मान के चलो, बस इतना है, और कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं। सक्सिनेट बाद में आता है और सक्सिनाइल कोएंजाइम पहले। याद करने का तरीका आपको जो बेस्ट लगता है वो कीजिए।
तो इतने के अंदर हमने लर्निंग शॉर्ट फॉर्म के अंदर हमने पूरा का पूरा क्रेब्स साइकिल को इस तरीके से याद कर लिया। यस, क्रेब्स साइकिल बेटा अगर आपको ये याद हो चुका है तो इसका मतलब आपको इफेक्टिवली क्रेब्स साइकिल पूरी की पूरी याद हो चुकी है। क्रेब्स साइकिल का आओ ये पूरा का पूरा प्रोसेस देखो। क्रेब्स साइकिल के प्रोसेस में हम सबसे पहले लेते हैं ऑक्सैलो एसीटेट। ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर हम लोग बेटा यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑक्सैलो एसीटेट 4 कार्बन का, ऊपर एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन का था, और इसके साथ हम क्या कर देते हैं, दोनों को फ्यूज़ कराते हैं, वाटर को ऐड करते हैं और बना देते हैं सिट्रेट। क्या बना देते हैं, सिट्रेट। आप मेरे साथ देखते रहिएगा। ओ सिट्रिक एसिड इज ऑफ कोर्स अ सिली स्टूपिड फनी मॉलिक्यूल। इतना अपने को डर हुआ, ये वाली बात तो क्लियर हुई। अब हम दूसरा वाला याद है, सी डी रो डो डी पोहो, सी डी रो डो डी ओ हो। सिंपल सा प्रोसेस, ध्यान से यहाँ पे देखो। सी फॉर कंडेंसेशन, क्या इस प्रोसेस में पानी अंदर जा रहा है, यस। सी डी, डी फॉर डिहाइड्रेशन, देखो पानी बाहर आ रहा है। रो रिहाइड्रेशन, पानी अंदर जा रहा है। डी डिकार्बोक्सिलेशन, एक मिनट, आर रो, सी डी रो आर ओ, ओ फॉर ऑक्सीडेशन, देखो यहाँ पे नाड़ू बन रहा है। आर ओ डी, डी फॉर डिकार्बोक्सिलेशन, कार्बन बाहर निकल रहा है, सिंपल। एंड ओ डी, ओ डी का मतलब ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेशन हो रही है तो ना ये नाड़ू बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है तो डिकार्बोक्सिलेशन। ओ फॉस्फोराइलेशन, देखो जीटीपी बन रहा है। हो, ओ से ऑक्सीडेशन, फाड़ू बन रहा है, ठीक है। हाइड्रेशन, वाटर अंदर जा रहा है। एंड ओ फॉर ऑक्सीडेशन, नाड़ू बन रहा है, ठीक है बेटा। एक इसको याद करने का सिंपल सा तरीका, मैं आपको नंबर ऑफ अब रिएक्शंस की डिटेल्स भी समझाऊंगा, उससे पहले मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। इसको याद करने का एक और तरीका है, मतलब जो आपने कर लिया बेस्ट है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। बट कभी कभी ना हम राइमिंग करते तो हमें मज़ा बड़ा आता है, तो राइमिंग आप मेरे साथ साथ करना। वाटर इन वाटर आउट, वाटर इन नाड़ू। क्या बोला मैंने, वाटर इन वाटर आउट, वाटर इन नाड़ू, ठीक है। ये मेरे साथ साथ बोला, वाटर इन वाटर आउट, वाटर इन नाड़ू कोटू, नाड़ू कोटू, ठीक है। दोबारा, वाटर इन वाटर आउट, वाटर इन नाड़ू कोटू, नाड़ू कोटू, ठीक। दोबारा, वाटर इन वाटर आउट, वाटर इन नाड़ू कोटू, नाड़ू कोटू, ठीक है। अब गॉसिप, गॉसिप जीटीपी से गॉसिप, फाड़ू, वाटर इन नाड़ू, क्या, गॉसिप, फाड़ू, वाटर इन एंड नाड़ू, गॉसिप। तो मेरे साथ रिपीट करो, देखो, वाटर इन वाटर आउट, वाटर इन नाड़ू कोटू, नाड़ू कोटू, गॉसिप, फाड़ू, वाटर इन नाड़ू, डन। क्या इसको बिना देखे मेरे साथ बोल सकते हैं? तो बोलोगे वाटर इन वाटर आउट, वाटर इन नाड़ू कोटू, नाड़ू कोटू, गॉसिप, फाड़ू, वाटर इन नाड़ू। आपको इस तरीके से भी याद हो सकता है। तो जो भी आपको तरीका अच्छा लगता है बेटा उससे फॉलो कीजिए। आपको कभी भी सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर, जिसको हम यहाँ पे कहते हैं ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जो आपके पास ये वाले क्रेब्स साइकिल है, इसमें कभी डाउट नहीं है, ठीक है बेटा। एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड 4 कार्बन, दोनों ने फ्यूज़ किया, 6 कार्बन का आपने सिट्रेट बना दिया, सिंपल। 6 कार्बन के सिट्रेट से आपने वाटर बाहर निकाला, एकोनिटेट बना दिया, वाटर दोबारा डाला, आइसोसिट्रेट बना दिया, हाइड्रोजन निकाला, आइसोसिट्रेट से हाइड्रोजन निकाल के नाड़ू बनाया, ऑक्सैलोसक्सिनेट बना दिया, और यहाँ तक अपने को कोई टेंशन नहीं है। मक्खन की तरह एकदम बढ़िया से काम चलते जा रहा है बिना किसी टेंशन के। अब समझने वाली बात जो ज़रूरी है, जो यहाँ से अब आपको जो चेंज रिफ्लेक्ट होता है या जो चेंज हमें यहाँ से आगे बढ़ाते हैं, हमें उस चेंज की ज़रा बात करनी है। चेंज यहाँ पे देखो, 6 कार्बन का ऑक्सैलोसक्सिनेट। अब जब O2 बाहर निकलता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है, तो देखो अल्फा कीटोग्लूटारेट बना, और पॉइंट इज यहाँ पे 5 कार्बन कंपाउंड है। एंड मस्ट आई मेंशन यू अप हियर व्हेन यू टॉक अबाउट दिस कंप्लीट प्रोसेस, तो क्वेश्चन आपके पास आता है, among the 4 options given, which of the following is a 5 carbon compound? आपको कुछ 4 कार्बन कंपाउंड दिए जाएंगे, कुछ 6 कार्बन कंपाउंड और एक 5 कार्बन कंपाउंड।
तो हमेशा अल्फा कीटो ग्लूटारेट जब भी होगा तो 5 कार्बन कंपाउंड के नाम पे बेटा आपके पास आंसर है, याद रखिए। समझ आ गई आपको मेरी बात, टेंशन खत्म। नेक्स्ट आप देखिए, जब एक O2 यहाँ से निकल गया, दूसरी बार O2 यहाँ से निकला, यानी एक और कार्बन कम हो गया, और एक और कार्बन हो गया तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए अब कितने कार्बन का? 4 कार्बन। तो जैसे 5 कार्बन के लिए बेटा हमने क्वेश्चन बनाया था, वैसे हम 4 कार्बन के लिए भी क्वेश्चन बना सकते हैं। समझ गए? तो कौन सा प्रोडक्ट 4 कार्बन का, कौन सा प्रोडक्ट 5 कार्बन का। कमाल की बात ये है कि सिर्फ एक अकेला 5 कार्बन का है, बहुत सारे 6 कार्बन के। आप इन सबको देखते रहो ना, ये सारे के सारे 6 कार्बन के, और जब 4 कार्बन शुरू हो गए तो देखो सब के सब 4 कार्बन ही रहेंगे। क्या यहाँ से कोई इनके बीच में से देखो क्या कोई कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है? नहीं। तो ये भी 4 कार्बन, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन ये बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट 4 कार्बन कंपाउंड टू बी फॉर्म्ड इन द क्रेब्स साइकिल। फर्स्ट 4 कार्बन कंपाउंड इज सक्सिनाइल। समझिए, टू बी फॉर्म्ड। अगर क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फर्स्ट 4 कार्बन कंपाउंड टू एंटर इनटू क्रेब्स साइकिल, तो आंसर होगा ऑक्सैलोसैक्रिनेट, क्योंकि ये 4 कार्बन का कंपाउंड था और इसने क्रेब्स साइकिल को एंटर किया ना। ये सबसे पहले क्रेब्स साइकिल जब शुरू हो चुके तो सबसे पहले 4 कार्बन का कंपाउंड जो नया बना वो ये था। क्वेश्चन की रीडिंग आप अगर आप अच्छे से करेंगे तो गलती होने के चांसेस बेटा नेग्लिजिबल है। सारा गेम ही, अगर आप एनटीए नीट को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो सारा का सारा गेम ही आपके क्वेश्चंस की बनावट है। क्वेश्चंस की बनावट हमेशा इस तरीके से होती है कि बच्चे को परेशान किया जा सके, ऐसी बनावट होती है कि बच्चे को कंफ्यूज किया जा सके। तो उस कंफ्यूजन से बचने का काम बेटा आपका, उस कंफ्यूजन से बाहर निकलने का काम आपका है। तो पूरे दिमाग से पूरे बढ़िया तरीके से आगे बढ़ते रहोगे, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इस अप्रोच को अपने दिमाग में डाल दो बेटा, कभी परेशान नहीं होगा। इतना मेरी बात क्लियर हो गई? इतना मेरी बात समझ पाए? तो यहाँ तक हमने क्रेब्स साइकिल को फिनिश ऑफ किया। तो क्रेब्स साइकिल को बेटा फिनिश ऑफ किया तो आपको पता है कि कितनी बार फाड़ू है? 1 बार। कितनी बार नाड़ू है? 3 बार नाड़ू। कितने कोटू हैं? 2 कोटू हैं। कितने फॉस्फोरिलेशन, कितने जीटीपी, यानी 1 बार। साइकिल 1 बार घूमी तो 3 नाड़ू निकला, 1 फाड़ू निकला, 1 एटीपी निकला। जीटीपी मतलब एटीपी, ठीक। तो अब यहाँ पर मुझे नेट एनर्जी बैलेंस यहाँ पे देखना है। नाड़ू टोटल कितने बने भैया? 3 नाड़ू बन गए, फाड़ू टोटल 1 बना, जीटीपी टोटल 1 बना, पर 1 एसिटाइल कोएंजाइम ए। पॉइंट इज पर 1 एसिटाइल कोएंजाइम ए, यानी 1 बार साइकिल घूमी तो ऐसा। तो अब दिमाग लगाओ, अगर मैं एक ग्लूकोज की बात करता हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनना, कैलकुलेशंस में आई एम डूइंग इट फॉर 1 ग्लूकोज। एक ग्लूकोज से कितने एसिटाइल कोएंजाइम बनेंगे? 2। तो अगर एक एसिटाइल कोएंजाइम में से ये कैलकुलेशंस हैं तो क्या मैं 2 एसिटाइल कोएंजाइम में से कैलकुलेशंस कर सकता हूँ? मुमकिन का काम है। यानी 2 एसिटाइल कोएंजाइम है, यानी एक ग्लूकोज, कुछ भी बोल सकता हूँ, बड़े ध्यान से समझना। एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट, 2 पायरुवेट का मतलब 2 एसिटाइल कोएंजाइम है, 2 एसिटाइल कोएंजाइम है मतलब क्रेब्स साइकिल 2 बार घूमेगी। मुझे 1 बार की कैलकुलेशंस क्रेब्स साइकिल घूमने से मालूम है, तो 2 बार की कैलकुलेशंस भी तो मैं मक्खन की तरह आराम से निकाल सकता हूँ। अपने को तो कोई इसके अंदर टेंशन नहीं, पक्का डन। तो बेटा अब एक ग्लूकोज यानी 2 एसिटाइल कोएंजाइम है, यानी 6 नाड़ू, 2 फाड़ू और 2 जीटीपी, ये हमारा पूरा का पूरा कैलकुलेशन बेसिक। अब कैलकुलेशन आपको शुरुआत से करनी है, और ये कैलकुलेशन मैंने आपके लिए एक्चुअली लिख दी है बेटा। अब आपको मैं इतना सा होमवर्क देता हूँ कि अभी अपनी क्लास के अंदर आप सबसे पहले क्या काम करेंगे? ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस, चलो हम साथ साथ ही करते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग साथ ही साथ करते हैं। आप सबसे पहले लेंगे यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस। दूसरा ग्लाइकोलिसिस के बाद हुआ था ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, जिसके अंदर एसिटाइल कोएंजाइम में बनाया था, याद है। तीसरा है क्रेब्स साइकिल। ये 3 प्रोसेस हैं। अब देखो, मुझे सबसे पहले अपना आइडिया दो इनकी लोकेशन का। ग्लाइकोलिसिस की लोकेशन क्या होती है? साइटोप्लाज्म। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन की लोकेशन क्या होती है बेटा? बोलो जल्दी। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन की लोकेशन है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। क्रेब्स साइकिल, इसकी लोकेशन क्या है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। डन। ओके, मुझे कैलकुलेट क्या करना है? 3 चीज़ें, कितना एटीपी बना, कितना नाड़ू बना और कितना फाड़ू बना। और कैलकुलेशन हम किस चीज़ के करेंगे बेटा? कैलकुलेशन हम कर रहे हैं फॉर 1 ग्लूकोज। ग्लाइकोलिसिस में 1 ग्लूकोज गया तो नेट आपके पास ग्लूकोज का आपको पता था 13670।
13,670 ये पूरी की पूरी गेम। तो 1 and 3 के अंदर आपके पास जो इस्तेमाल हो रहा है वो ATP 2 इस्तेमाल हो गए। 70 पे आपके पास कितने बन गए? 4 ATP बन गए। एंड 6 पे आपके पास 6 स्टेप पे 2 नाड़ू बने। याद है आपको? इस तरीके की गेम चल रही है। तो ATP नेट बने, 4 बने, 2 इस्तेमाल हो गए, तो 2 ATP नेट बने। तो ATP में लिख दो। 2 अपने पास नाड़ू बने थे ये, और फाड़ू तो भैया कहीं पर भी नहीं बना था। समझ आ गई वाली बात। तो फाड़ू अपना कहीं पर भी नहीं बनता, अपना ये बात पूरा क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट कहानी ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। याद करो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, जब पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में बना, क्या वहां पे कोई ATP बनता है? जीरो। एक बार जब रिएक्शन होता है तो एक नाड़ू बनता है। अब मुझे मालूम है 1 पायरुविक एसिड मेक्स 1 नाड़ू, तो क्योंकि एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड है तो टेक्निकली 2 नाड़ू बनेंगे ना, तो यहाँ पे कैलकुलेशन में 2 नाड़ू। और इफेक्टिवली फाड़ू वहां पे बनते हैं? नो। डन। ओके। क्रेब्स साइकिल। एक क्रेब्स साइकिल में से फाड़ू, एक क्रेब्स साइकिल में एक बार गॉसिप आता है। गॉसिप का मतलब GTP और GTP का मतलब ATP। तो 1 क्रेब्स साइकिल 1 एसिटाइल कोएंजाइम, लेकिन 1 ग्लूकोज से तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम बनते हैं, यानी 2 एसिटाइल कोएंजाइम है, यानी 2 साइकिल, यानी 2 बार गॉसिप। गॉसिप का मतलब ATP। आंसर यहाँ पे 2 आएगा। एक साइकिल में 3 नाड़ू बन रहे थे, और टेक्निकली मुझे यहाँ 2 साइकिल की कैलकुलेशन करनी है फॉर 1 ग्लूकोज। तो 3 को जब मैं 2 बार करूँगा तो आपके पास 6 नाड़ू बन जाएंगे। फाड़ू एक बार आता था, फाड़ू अगर एक बार आता था एक साइकिल में, तो 2 साइकिल में 2 बार आएगा ना भैया। तो कैलकुलेशन करो कि टोटल अभी तक आपके पास ATP बन चुका है 4, टोटल नाड़ू बन चुका है 6 और 4 10, और टोटल फाड़ू बन चुका है 2। कैलकुलेशन 4 10 2, 4 10 2, ये कैलकुलेशन हमारी सेम है। दैट मीन्स हमने जो कैलकुलेशन करी मक्खन की तरह डन बनाकर समझ आ गया। इतना बातें आपको क्लियर हो गई? अगर बेटा आपको यहाँ तक ये वाली बात अच्छे से क्लियर हो चुकी है, इसमें कोई टेंशन नहीं। अब मैं आपको कुछ नए कंसेप्ट्स इंट्रोड्यूस कराऊंगा। उन कंसेप्ट पे बेटा फोकस कीजिएगा, उन कंसेप्ट्स को देखते हुए आगे बढ़िएगा। आपको बात, कहानी और कंसेप्ट बढ़िया तरीके से अच्छे से आपको समझ आएगा। एक सेकेंड रुकिए। तो अब इसके पूरे गेम के अंदर अब आप देखो कि क्या सिचुएशन। आपके ज़रा अपनी ना कैलकुलेशंस को, अपनी जो मैंने आपको एक फंडामेंटल कंसेप्ट बताया था उसको फोकस करना। बेटा मुझे ये पूरा प्रोसेस क्यों करना है? मैं इस पूरे प्रोसेस में इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इस पूरे प्रोसेस से मुझे क्या देखना है, आपके पास जो एनर्जी है वो कितनी बनी। इस पूरे प्रोसेस से मैंने क्या देखनी, एनर्जी देखनी है। मुझे यही तो देखना है कि इस पूरे प्रोसेस से एनर्जी कितना बना। तो यानी मुझे ATP देखना है। जायज़ बात, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे ज़रा फोकस कीजिएगा, इम्पॉर्टेंट बात है। मैं कहता हूँ कि ATP कितना बन रहा है अभी तक टोटल ATP बना 4, क्लियर हो गया। लेकिन बेटा कुछ फाड़ू हैं हमारे पास, कुछ नाड़ू हैं। अब क्या नाड़ू और फाड़ू से भी हम ATP बना सकते हैं? तो मैं आंसर कहूँगा यस। और बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना क्योंकि कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। जो नाड़ू होता है बेटा, जो नाड़ू होता है ना, वो आपके पास 3 ATP बनाता है। एक नाड़ू आपके पास 3 ATP बनाता है। और बेटा एक फाड़ू होता है, वो कितने बनाता है? अरे और एक फाड़ू जो है, चल जा मेरे भाई, चल आपके पास कितने ATP बनाते हैं? 2 ATP बनाते हैं। ये कैलकुलेशन को आपको याद रखना है। क्वेश्चन है वाई। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी नेक्स्ट वाले लेक्चर, यानी नेक्स्ट लेक्चर। बट मैं तुम्हें कैलकुलेशंस मैंने कहा था मैं इस लेक्चर में कराऊँ, तो ज़रा फोकस करो इस लेक्चर की कैलकुलेशंस पे, उन पे ज़रा आप ध्यान दीजिएगा। कैलकुलेशंस के अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं और मैं पूरी की पूरी गेम समझा रहा हूँ कि ये भाई क्या सीन है ये पूरा। इस बात पे फोकस करना बेटा। फोकस करने वाली बात ये है कि एक नाड़ू यानी 3 ATP, एक फाड़ू यानी 2 ATP। डन।
तो आप टोटल बताओ, टोटल यहाँ पे आपके पास कितने एटीपी बने? 4। टोटल नाड़ू 10 और टोटल फाड़ू 2, टोटल यही बना। इसके बाद क्रेब्स साइकिल के बाद कोई नाड़ू, कोई फाड़ू, कोई एटीपी नहीं बनता। यहाँ पर जो बनना है बन गया। तो अब आप जरा मेरी बात फोकस कीजिएगा बेटा, हम ये नाड़ू और जो फाड़ू है, इस नाड़ू को भी हम उठा के ईटीएस में लेके जाते हैं और इसको भी ईटीएस में लेके जाते हैं। जब नाड़ू को आप ईटीएस में लेके जाओगे तो आपके पास 10 नाड़ू है और 10 नाड़ू से, एक नाड़ू से 3 एटीपी बनते हैं, तो 10 नाड़ू से कितने बनेंगे? ऑब्वियसली 30 एटीपी। एक फाड़ू से 2 एटीपी बनते हैं, तो आपके पास 2 फाड़ू से कितने बनेंगे? आपके पास एक फाड़ू से 2 एटीपी, तो 2 से बनेंगे 4 एटीपी। और ओरिजिनली आपके पास यहाँ से ऊपर से कितने एटीपी ऑलरेडी पड़ा थे? डायरेक्ट 4। तो आप आंसर निकालो कि टोटल कितना एटीपी बना? 38 एटीपी। कितना बना? 38 एटीपी। क्या आपको ये वाली बात अच्छे से समझ आई? मैं यहाँ पे बेटा क्या कंसेप्ट समझाना चाह रहा था? मैं कंसेप्ट समझाना चाह रहा था आपको एक, और ये कंसेप्ट है कि जब आप इस नाड़ू को और इस फाड़ू को ईटीएस में डाल देते हो तो ये एटीपी में कन्वर्ट होता है। अब ईटीएस में एटीपी में कैसे, हाउ इज इट कन्वर्टेड इन द एटीपी इन ईटीएस, दैट विल बी टोल्ड एंड एक्सप्लेन टू यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। वो मैं अगले लेक्चर में कराऊंगा। अभी के इस लेक्चर में, आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं तुम्हें क्या करवाने वाला हूँ, मैं तुम्हें क्या फंडामेंटल कंसेप्ट से इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ, वो जरा उस फंडामेंटल कंसेप्ट पे बेटा फोकस करो। यहाँ पे 10 आपके पास ये जो चीज़ पड़ी है, ये हमारे पास 10 नाड़ू है तो 30 एटीपी बनाएगा, 2 फाड़ू है तो 4 एटीपी बनाएगा, कुल मिला के आपके पास 38 एटीपी बन जाएंगे और यहाँ पे अपना काम वंस एंड फॉर ऑल फिनिश हो जाएगा। बोलो बात अच्छे से क्लियर हुई? सिंपल। तो आपके पास एरोबिक रेस्पिरेशन में कोई पूछेगा ना तो कितने एटीपी बन रहे हैं? 38 एटीपी बन रहे हैं। यानी इफ अ समवन कॉल्स यू एंड आस्क्स यू एरोबिक रेस्पिरेशन कितना एटीपी बन रहा है, तो आपके पास आएगा 38 एटीपी। बट बात ना बेटा यहाँ खत्म नहीं होती। कभी कभी एरोबिक रेस्पिरेशन में 36 एटीपी बनते हैं। क्या सर, आपने तो भी 38 एटीपी की मस्त कैलकुलेशन समझाई, 36 कैसे आ जाए? कभी कभी मैंने कहा बेटा आपके पास कितने एटीपी बनते हैं? 36 एटीपी बनते हैं। तो आपके पास 38 आंसर आएगा, 36 आंसर आएगा, आप क्या करोगे? इन दोनों में से किसको सिलेक्ट करोगे? ये आपके लिए एक क्वेश्चन। तो आओ अब हम इस लेक्चर का लास्ट वाला पोर्शन स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि आंसर आपको 38 कब सेलेक्ट करना है और 36 कब सेलेक्ट करना है। समझ पाई मेरी बात आप अच्छे से? अगर ये बात समझनी है तो समझने के लिए आप ज़रा यहाँ पे प्रोसेस देखिए बेटा। प्रोसेस में आप ज़रा फोकस करेंगे एक बात पे, कि यहाँ पर है हमारे पास साइटोप्लाज्म, इधर है माइटोकॉन्ड्रिया, एक इधर साइटोप्लाज्म, एक इधर माइटोकॉन्ड्रिया। ये दोनों चीज़ें हमारे पास, ठीक। एक तरफ साइटोप्लाज्म, एक तरफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम आगे यहाँ पे किस तरीके से बढ़ रहे हैं ज़रा फोकस करो बेटा। साइटोप्लाज्म के अंदर हमने किया ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट था पायरुवेट, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट था अपने पास एटीपी और ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट था NADH2। 2 एटीपी 2 नाड़ू, ठीक। मुझे बात बताओगे बेटा, एटीपी तो आपको यहाँ पे ना मस्त मिल गया, एटीपी आपको साइटोप्लाज्म में मिला, आप खुश बल्ले बल्ले कर रहे हो एकदम ऐश। लेकिन ना ये वाला नाड़ू जो है, क्या नाड़ू डायरेक्टली आपको एनर्जी दे सकता है? ये जो नाड़ू है ये डायरेक्टली कभी भी एनर्जी नहीं दे सकता। अगर इस नाड़ू को कभी एनर्जी देनी है तो इस नाड़ू को खुद को किस में कन्वर्ट कराना होगा बेटा? इस नाड़ू को खुद को कन्वर्ट करवाना होगा किस चीज़ के अंदर? इसको अपने आप को बेटा कन्वर्ट करवाना होगा इस नाड़ू को अपने आप को अपने आप को कन्वर्ट कराना होगा एटीपी में। और कैसे करवाएगा? जब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा। किस में जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो मैं कहता हूँ कि एटीपी यहाँ पड़ा है, कोई टेंशन नहीं। गेम क्या है कि ये पायरुवेट को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना है। यस और नो? यस।
तो यहाँ पर आपके पास क्या कंडीशन है, जरा फोकस करो। इस तरीके से बेटा यहाँ पे ये आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, इस तरीके से ये है। तो पाइरुवेट को इधर जाना है और उसके साथ साथ नाड़ू को भी अंदर जाना है, ठीक। ये पाइरुवेट अंदर जाता है आराम से, बट ये नाड़ू अंदर से जाता है एक बस से। किसकी मदद से? एक बस की मदद से, ठीक है बेटा। ये बस जो होती है, बस को हम लोग क्या कहते हैं? शटल सर्विस। क्या कहते हैं? शटल। आपने शटल देखी? बैडमिंटन शटल खेली है? एक हम शटल को एक तरफ से दूसरी तरफ मारते हैं, दूसरे से इस तरफ मारते हैं, यानी वो बार बार एक तरफ से एक तरफ दूसरी तरफ आती जाती है। तो अगर मैं ये शटल सर्विस कहता हूँ, तो शटल सर्विस कभी बाहर से अंदर जाएगी, कभी अंदर से बाहर जाएगी, कभी बाहर से अंदर, कभी अंदर से बाहर। समझिए, इसलिए इसको शटल सर्विस कहते हैं। समझ पाए? बट जो मुद्दे की बात है वो ये बात है कि अब साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस किया, पाइरुवेट को उठा के आराम से अंदर से भेज दे। आराम, ARAM का मतलब आराम से, बिल्कुल निश्चिंत हो गए। आपने पाइरुवेट को उठा के अंदर भेज दिया और यहाँ पे ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन कराई और क्रेब्स साइकिल कराई और मस्ती से काम चलाया। यहाँ पे ये नाड़ू जो है भैया, इस नाड़ू के साथ हमने क्या गेम खेला? इस नाड़ू को उठा के यहाँ डालने के लिए हमने एक शटल सर्विस का इस्तेमाल किया। किसका किया? शटल सर्विस का इस्तेमाल किया। इतना। अब ये जो शटल सर्विस है, ये शटल सर्विस हमारे पास कैसी होती है आप ज़रा समझना। शटल सर्विस में हम कहते हैं सैम हैज़ GPS। सैम हैज़ GPS। दो अलग अलग टाइप की शटल सर्विस है, पहला सैम और दूसरा GPS। याद करने को एक साथ याद कर लो। सैम नाम का एक बंदा है जिसके पास GPS। सैम की बनती है शटल एस्पैरेटेड मालेट। उल्टा बोलो, इसको असलियत में नाम है मैलेट एस्पैरेटेड शटल, और GPS का ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल। सब लोग, आप लोग तो GPS समझते हो। GPS क्या होता है बेटा? इसे याद करने का तरीका है कि इसको मास लिख देते हैं, तो मास हैज़ GPS याद करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि मास तो किसी का नाम होता नहीं। हम कहते हैं सैम हैज़ GPS, मैलेट एस्पैरेटेड शटल एंड ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल। इतना डन? पक्का डन? तो ये दो अलग अलग शटल्स। क्यों इतनी मुशक्कत कर रहे हैं? क्यों ये शटल सिस्टम पढ़ रहे हैं? सिलेबस का पार्ट नहीं बेटा। ये पढ़ा इसलिए रहा हूँ ना क्योंकि मुझे आपको इस बात का आंसर देना है कि ये 38 ATP क्यों आता है, 36 क्यों आता है, और किस केस में आप 38 इस्तेमाल करेंगे, किस केस में 36 इस्तेमाल करेंगे। ये आंसर मुझे आपको देना है, ये कंसेप्ट समझाना है, इसलिए पूरी बात बता रहा हूँ। तो ज़रा मेरे साथ आओ, थोड़ा सा रह गया, इस पर फोकस करो और इसको निपटाते हैं। क्या है कि ये जो हमारी यहाँ पर हमने सीखी कि जो ये हमारी बस है ना, ये बस यानी ये हमारी शटल सर्विस है। और ये शटल सर्विस भैया हमारे पास कहाँ गई? इधर भी। ये शटल सर्विस दो तरीके की है, एक सैम और दूसरा GPS, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल एंड मैलेट एस्पैरेटेड शटल। क्या आपको ये याद करना है? नहीं, आपको सिर्फ सैम और GPS याद करना है, बाकी टेंशन खत्म। अब ज़रा फोकस करना यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पे सिंपल सा तरीका दिखाया कि जो नाड़ू जो ग्लाइकोलिसिस से आया था, वो नाड़ू आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेजना है। देखो, ग्लाइकोलिसिस के अलावा जितना भी नाड़ू है वो सब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही बन रहा है, ठीक है। लेकिन सिर्फ ग्लाइकोलिसिस वाला नाड़ू बाहर साइटोप्लाज्म में था, इसलिए इसी को तो ट्रांसपोर्ट करना है। तो बेटा सबसे पहले अगर मैं सोचूं उसको मैस के थ्रू ट्रांसपोर्ट करता हूँ, तो आपके सामने ना ये स्कीम बना दी है। स्कीम को ज़रा फोकस करना। नाड़ू कन्वर्ट हुआ इसके अंदर, ऑक्सैलोएस्टिक एसिड कन्वर्ट हुआ मैलेट के अंदर। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से आया, ये कोई मुद्दे की बात नहीं। अब ध्यान से देखना, ये साइटोसोल यानी साइटोप्लाज्म से ट्रांसपोर्ट हुआ मैलेट अंदर, और मैलेट अंदर होके मैलेट वापस ऑक्सैलोएस्टिक एसिड में कन्वर्ट हुआ और NAD पॉजिटिव से NADH2 बन गया। यानी अगर बीच की कहानी के लिए आप आंखें बंद करें, आप समझोगे कि ये बाहर NADH2 था, वो किसी तरीके से अंदर NADH2 के रूप में ही पहुंच गया। बोलो कोई डाउट नहीं ना? समझने वाली बात सिर्फ ये है कि बाहर हमारा नाड़ू था, उसको मैंने पता नहीं अजीबोगरीब बेकार से एकदम घटिया टाइप के ये रिएक्शंस करे और अंदर नाड़ू भेज दिया। बस मुद्दे की बात यही। अब अंदर तो भैया ये नाड़ू, बाहर वाला नाड़ू, अरे
ये बाहर वाला नाड़ू उठा के मैंने अंदर भेज दिया, मुझे कोई टेंशन नहीं। ये ऑक्सैलोएस्टिक एस्पेरेटेट में कन्वर्ट हुआ, एस्पेरेटेट बाद में बाहर आया, वो ऑक्सैलोएस्टिक एसिड में कन्वर्ट हुआ। अपने टेंशन की बात ही नहीं, सब छोड़ो, बात गोली मारो उसको, बेकार चीज़। बात सिर्फ ये थी कि मास के अंदर, चाहे मास बोलो बेटा, चाहे आप इसका क्या बोल सकते थे, सैम बोल सकते थे, इसके अंदर आपने उठाया नाड़ू को, उठा के यहाँ पे अंदर नाड़ू के तरीके से भेज दिया। बात पता क्या है, कहाँ पर, लिवर, हार्ट और किडनी, ये तीनों जगह होता है। ये वाली बात आपको याद रखनी पड़ेगी, कहाँ होता है, लिवर, हार्ट और किडनी। ये वाली बात आपको अच्छे से याद करनी पड़ेगी, क्योंकि इस पॉइंट पे क्वेश्चन आ जाते हैं कि कहाँ पे मैलेट एस्पेरेटेट शटल चलता है, कहाँ पे आपके पास दूसरा वाला शटल चलता है, जीपीएस वाला। फोकस करने वाली बात, ये क्लियर हुआ। अब ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल की कुछ कहानी देखो। सबसे पहले मसल और नर्व सेल में चलेगा, मान लिया, जरा फोकस कर। बाहर मैंने बेटा कहानी किससे शुरू करी, नाड़ू से। कुछ अजीबोगरीब केमिकल रिएक्शन कराए, ये केमिकल रिएक्शन अंदर गए, और जब अंदर पहुंचे तो नाड़ू से फाइनली, अब अगर आप अंदर जाके देखोगे ना, तो नाड़ू से बेटा पता क्या बन गया, नाड़ू से यहाँ पे एक बन गया फाड़ू। यानी नाड़ू ट्रांसपोर्ट होते होते किस में कन्वर्ट हो गया, नाड़ू ट्रांसपोर्ट होते होते किस में कन्वर्ट हो गया, फाड़ू। समझ पा रहे हो मेरी बात, पक्का? तो आप अगर अच्छे से ऑब्जर्व करें कि हमने कैलकुलेशंस जब करी, तो ये वाली कैलकुलेशंस करी थी बेटा। कैलकुलेशन में ग्लाइकोलिसिस में ये, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में, क्रेब्स साइकिल में ये। जरा इन कैलकुलेशंस को ना दोबारा देखो मेरे साथ। मैं नाड़ू, इन कैलकुलेशंस को जरा मेरे साथ दोबारा देखो। ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, यहाँ पे मैं कैलकुलेशंस नाड़ू की करता हूँ। यहाँ पे मैं पहले डालूंगा सैम और जीपीएस। ग्लाइकोलाइसिस में सैम के अंदर जो नाड़ू था वो नाड़ू ही रहता है, यानी दो बाहर से नाड़ू बन रहे थे, वो अंदर जाते हैं तो दो नाड़ू ही रह जाते हैं। मैं यहाँ कहूँगा दो नाड़ू, ठीक। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में दो नाड़ू बनते हैं और टीसीए में 6 नाड़ू बनते हैं, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं, ठीक। अब आप अगर फोकस करो इस वाले केस में, तो अब आपके पास यहाँ पे टोटल इस वाले केस में 10 नाड़ू बनते हैं, और फाड़ू हमेशा ओरिजिनली कितने बन रहे थे, 2 ही बन रहे थे, 2 फाड़ू बन रहे थे, ठीक है। ओरिजिनली क्यों, यहाँ पे फोकस करो, अगर याद नहीं आ रहा है, देखो बेटा कितने फाड़ू बन रहे थे, 2 बन रहे थे ना फाड़ू, क्योंकि जीपी हमें कार्बोक्सिलिक साइकिल में जो टीसीए साइकिल है उसमें 2 फाड़ू बन रहे थे। हम ओरिजिनली मास के अंदर, सैम के अंदर, मास बोलो चाहे सैम बोलो, उसके अंदर ये लेके चल रहे हैं और हमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब हम जीपीएस चला रहे हैं ना, तो बेटा जीपीएस में ग्लाइकोलाइसिस के नाड़ू किस में कन्वर्ट हो जाता है, फाड़ू में। तो 2 नाड़ू थे, वो 2 फाड़ू में कन्वर्ट हो गए। ओडी में 2 नाड़ू रहेंगे, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के अंदर 2 नाड़ू ही रहेंगे। तो अगर मैं बात करूं जीपीएस के अंदर आपके पास 8 नाड़ू हैं, आपके पास 4 फाड़ू हैं, और इसमें 4 एटीपी था और इसमें भी 4 एटीपी था। तो मुझे टोटल कैलकुलेट करके बताओ, 10 नाड़ू इज इक्वल टू 30 एटीपी, 2 फाड़ू इज इक्वल टू 4 एटीपी, ये 4 एटीपी। तो आंसर बना 30 + 4 + 7, 30 + 38 एटीपी। ये कौन से पाथवे में था, सैम पाथवे। जीपीएस पाथवे में 8 3 जा 24, 4 × 2 8 + 4, 24 + 8 is 32 + 4 is 36। तो यहाँ पे अपने पास कितने एटीपी बने, 36 एटीपी बन गए। बात क्लियर हुई। ये वाली कहानी थी, ये पोर्शन था बेटा आपको समझाने वाला। अगर ये वाला पोर्शन आपको बढ़िया से समझ आ गया तो उम्मीद करो, समझ लो कि आपको 38 एटीपी और 36 एटीपी का सारा राज अच्छे से क्लियर हो चुका है। यहाँ की कहानी आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी है, और मैं कहूँगा कि जो कैलकुलेशंस वाला हिस्सा था वो आपको मक्खन की तरह समझ आ चुका है। एनसीईआरटी के अंदर इस किस्म की कोई भी बात नहीं करी गई है। एनसीईआरटी ने सिंपल से सिंपल आपको ये पूरा का पूरा क्रेब्स साइकिल दे दिया है। क्रेब्स साइकिल को सारा का सारा कंबाइन करके यहाँ पे आपके लिए लिख दिया है। इस सारी की सारी कहानी अपने को यहाँ पे बता रखी है।
इस कहानी को ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जो सिर्फ एक पैराग्राफ में निपटा दी थी, इसके पीछे कितनी लंबी कहानियाँ थी, कितनी सारी बातें थी, उसको हमने ऑलमोस्ट 2 लेक्चर के अंदर कंप्लीट किया है। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस की बात समझ लीजिए कि ये आपके लिए है कितनी इंपॉर्टेंट। इसको निपटाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर इस पूरे के पूरे प्रोसेस की डिटेल्स को पढ़ने वाले हैं, बट इसको एग्जैक्टली ऐसे याद करेंगे, समझाऊंगा मैं तुम्हें किसी और टेक्निक से। ये वाला पोर्शन ना, सच बता रहा हूँ, समझ ही नहीं आता, बट जिस तरीके से मैं समझाऊंगा ना उस तरीके से समझ आएगा, लेकिन जो तरीका नोट्स में लिखवाऊंगा वो समझने वाला है, और जो तरीका ये एनसीईआरटी वाला है ये याद करने वाला है। मेरे नोट्स वाला तरीका समझ आएगा तो एनसीईआरटी वाला घपा घप एकदम मस्त तरीके से याद हो जाएगा बिना किसी टेंशन के। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो मैं इतना बोलूँगा कि ज़रा विश्वास रखो, टेंशन फ्री रहो। ये रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, ये वाला पोर्शन बेटा आप लोग सारा का सारा फिनिश ऑफ कर चुके हो। रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट आपका खत्म हो गया। आपके पास नेक्स्ट लेक्चर के लिए बचा एक ईटीएस और दूसरा एम्फीबॉलिक पाथवे, ये वाला पाथवे और रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। 5-5 मिनट के पूरे दोनों पोर्शन हैं। इन पोर्शंस को ईटीएस के साथ लग के मिलकर निपटा देंगे और इस चैप्टर का स्वाहा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मन लगा के पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, जज्बे के साथ खूब आगे बढ़ो। स्टे ब्लेस्ड बेटा, फुर्ते रहो।